आज हम लोग बात करने वाले हैं व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय संधि के बारे में। संधि, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़, योग या फिर मेल, यानी जॉइनिंग या जॉइंट। इसीलिए इसे अंग्रेजी में जॉइनिंग ऑफ लेटर्स कहा जाता है। मैंने अपने रेफरेंस के लिए या आपके रेफरेंस के लिए हिंदी की पायनियर की किताब मानक हिंदी व्याकरण को रखा है अपने सामने। वैसे तो मेरे पास व्याकरण की और भी कई सारी किताबें हैं, क्योंकि इन्हें मैं बच्चों को पढ़ाने, उनके कार्यपत्र तैयार करने और उनकी परीक्षा के लिए भी प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए इस्तेमाल करती रहती हूँ। आज मैं इसी मानक हिंदी व्याकरण की किताब से आपको संधि के इस अध्याय को समझा रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को संधि का शाब्दिक अर्थ समझाया। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़, मेल या फिर योग, यानी जोड़ना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दो शब्द दिखा रही हूँ। हिम प्लस आलय, प्लस को हम हिंदी में जमा भी कहते हैं। हिम के साथ आलय को अगर हम मिला देते हैं तो इससे एक परिवर्तित नया शब्द तैयार होता है। इस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। ये म के साथ ये आ जुड़ गया और बन गया हिमालय। ये कैसे बना? उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए। महा प्लस ईश, महेश बना। अति प्लस अधिक, अत्यधिक बना। संधि को करने के कुछ नियम होते हैं बच्चों। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है या अंतिम ध्वनि है, जैसे हिम शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या म है? नहीं, क्योंकि म एक व्यंजन वर्ण है और म अपने आप में तभी पूरा होता है जब आधा म के साथ अ को हम जोड़ते हैं, यानी आधा म और अ को मिलाकर बनता है पूरा म। यानी हिम में आखिरी व्यंजन, आखिरी स्वर क्या है? आखिरी वर्ण क्या है? अ। उसके बाद जो आलय शब्द में है, इस आलय में प्रथम या पहला वर्ण या पहली ध्वनि क्या है? आ। आ अपने आप में संपूर्ण है क्योंकि ये एक स्वर वर्ण है, यानी अ प्लस आ, तो बन गया आ, हिमालय। तो ये क्यों बना, कैसे बना, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि महा प्लस ईश। तो महा में आखिरी वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? क्योंकि ये आधा ह प्लस आ से बना है हा, तो यहाँ आखिरी वर्ण है आ। और ईश में, इस शब्द में पहला वर्ण है बड़ी ई, तो महा प्लस ईश यानी आ प्लस बड़ी ई बन गया महेश, ए बना। उसी तरह से अति और अधिक, यहाँ आखिरी वर्ण है छोटी ई, क्योंकि त में छोटी ई की मात्रा लगी है, आधा त प्लस छोटी ई। और अधिक में पहला वर्ण है अ, तो बन गया अत्यधिक। अब ये कैसे बना, ये हम अब जानते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण भी मैं आपको बता रही हूँ। पुरुष प्लस अर्थ बना पुरुषार्थ। यहाँ भी पुरुष में आखिरी या अंतिम ध्वनि है अ, और अर्थ में पहली ध्वनि या पहला जो वर्ण है वो है अ, तो अ प्लस अ को मिलाकर आ का उच्चारण या आ का वर्ण बनता है। तो इसीलिए पुरुष प्लस अर्थ बन गया पुरुषार्थ। ये कैसे बना, ये मैंने यहाँ पर करके दिखाया है कि पुरुष, उसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो आखिरी वर्ण होगा अ,
और अर्थ का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसका पहला वर्ण होगा अ। इसी तरह से हमने संधि के कुछ और भी उदाहरण यहाँ बुक में देखे हैं। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र से बनता है, इसमें छोटी प्लस छोटी बन गया बड़ी। परोपकार, ये पर प्लस उपकार से बनता है, इसमें अ प्लस उ बन गया ओ। गणेश, ये गण प्लस ईश से बनता है, यहाँ अ प्लस बड़ी बन गया ए। सदैव, ये सदा प्लस एव से बनता है, यहाँ आ प्लस ए बन गया ऐ। पोअन को मिलाकर बनता है पवन, यहाँ आखिरी वर्ड है, पो का आखिरी वर्ड है ओ और अन का पहला वर्ड है अ। पहला वर्ड नहीं, पहला वर्ण। पो का आखिरी वर्ण है ओ और अन का पहला वर्ण है अ, तो ओ प्लस अ से बनता है अन। ये कैसे बना, ये भी आगे हम जब संधि के भेदों को पढ़ेंगे तब जानेंगे। अब इस तरह से देखने से हमें पता चलता है कि संधि क्या है, कि दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, व्याकरण में उसे ही संधि कहा जाता है। यानी वर्णों के परस्पर मिलने से, ठीक है, जो भी परिवर्तन या विकार आता है उसे संधि कहते हैं। अब ये संधि, तो ये परिभाषा यहाँ दी हुई है मोटे अक्षरों में। अब हम पढ़ेंगे कि संधि के विच्छेद, यानी संधि विच्छेद किसे कहते हैं। हमने शुरुआती तौर पर उदाहरण में देखा कि हमने दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया, इसे कहते हैं संधि करना, और इसी का उल्टा कहलाता है संधि विच्छेद। यानी एक शब्द को तोड़कर दो अलग अलग शब्दों में विभक्त करना, विच्छेद कर देना, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर देने को ही कहते हैं विच्छेद करना। जब संधि से युक्त कोई शब्द अलग अलग करके लिखा जाता है, दो अलग शब्दों में लिखा जाता है, तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। यहाँ 4 उदाहरण दिए गए हैं। सत्याग्रह बन गया सत्य प्लस आग्रह, यहाँ अ प्लस आ, इस तरह से संधि का विच्छेद हुआ है। पूर्वांचल बन गया पूर्व प्लस अंचल, यानी अ प्लस अ या अंग। उमेश बन गया उमा प्लस ईश, ठीक है, आ प्लस बड़ी। और उसी तरह से गायिका बन गया गई प्लस इका, यानी अई प्लस छोटी। तो ये था संधि विच्छेद। अगर आपको संधि विच्छेद करने को कहा जाए तो आप उस पर्टिकुलर शब्द को तोड़कर अलग अलग करके लिखेंगे, और संधि का नाम पूछा जाए तो संधि का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपको संधि करने के लिए कहा जाए तो दो अलग शब्द दिए होंगे, उन दोनों शब्दों को आपको जोड़ना है, उनके मेल से एक नया शब्द बनाना है संधि के नियमों के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद, ठीक है, संधि के क्या भेद हैं। तो हमने देखा कि संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। यहाँ भी इनको दिखाया गया है इस तरह से डायग्रामेटिकली। तो यहाँ जो स्वर संधि है उसे हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझना पड़ता है, क्योंकि स्वर संधि के आगे 5 उपभेद होते हैं, सब पार्ट्स। परंतु जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है वो इतना ही आसान या सरल होता है कि इसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और व्यंजन संधि के बारे में मैं क्या कहूँ आपसे, इसे मैंने छोटा करके एक जगह लिखा है, अपने नोटबुक में नोट किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरी नोटबुक है, इसमें मैंने अपनी सुविधा या बच्चों की सुविधा के लिए संधि के सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन किया है, परिभाषा लिखी है, पहले तो शाब्दिक अर्थ और कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए हैं। हिम प्लस आलय हिमालय, पुरुष प्लस अर्थ पुरुषार्थ,
और कैसे ये बने इनको भी दिखाया है। संधि की परिभाषा लिखी है और फिर भेदों के नाम लिखे हैं, और यहाँ छोटा करके मैंने तीनों भेदों की ही परिभाषा को थोड़ा यहाँ दिखाया है। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि है जब दो स्वरों के मेल से एक नया स्वर बनता है, यानी कि दो स्वरों के मेल से स्वरों में जो भी विकार या परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, इसमें अ प्लस ई छोटी दोनों के मिलन से या मेल से बना ए नरेंद्र हो गया, ई का ए बन गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरे भेद के बारे में, यानी पहला भेद था संधि का स्वर संधि, संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। यानी इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है, नया जो शब्द बनता है उसमें जो परिवर्तन या विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि यानी कि व्यंजन संधि में पहला शब्द जो होता है उसका आखिरी वर्ण हमेशा व्यंजन ही होगा, कोई स्वर नहीं होगा, बाद में चाहे कोई स्वर ही क्यों ना हो। ठीक है, व्यंजन पहला शब्द जो होगा उसका आखिरी वर्ण हमेशा व्यंजन होगा, इसीलिए नाम है व्यंजन संधि। स्वर संधि में दोनों शब्दों के पहले और आखिरी शब्द वर्ण स्वर थे, पर व्यंजन संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण या आखिरी ध्वनि व्यंजन होगा। जैसे उत प्लस नति उन्नति, यहाँ पहले शब्द का आखिरी वर्ण है आधा त और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आधा न, तो बन गया उन्नति। यानी ये पूरी तरह से एक व्यंजन संधि है, इसीलिए ये व्यंजन संधि कहलाई गई या कहलाया गया। आगे है विसर्ग संधि। तीन भेद हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब व्यंजन संधि को भी मैं आगे पढ़ाऊंगी अच्छी तरह से, विसर्ग संधि को भी मैं आगे पढ़ाऊंगी अच्छी तरह से, परंतु पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। पर स्वर संधि को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटे एकदम शॉर्ट में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में एक आइडिया देना चाहती हूँ। विसर्ग संधि में होता क्या है, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और उससे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस आशा बन गया निराशा, यानी इसमें आखिरी शब्द या आखिरी वर्ण है विसर्ग, नी के बाद एक विसर्ग है और आशा में पहला वर्ण है आ। ठीक है, यानी यहाँ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, इसीलिए इसको कहते हैं विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है, उसका मेल होता है, इसलिए बन गया व्यंजन संधि। और स्वर संधि में केवल स्वर ही आते हैं। तो संधि के हमने तीनों भेदों को जाना। आगे हम पढ़ेंगे स्वर संधि के उपभेदों के बारे में। ठीक है, हमने देखा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के तीन भेद हैं, परंतु स्वर संधि के भी 5 उपभेद होते हैं। यानी स्वर संधि अपने आप में सबसे ज्यादा बड़ा है, समझने लायक है। स्वर संधि के 5 भेदों के नाम हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, विद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ यानी जिसमें सब कुछ बड़ा है और ह्रस्व जिसमें सब कुछ छोटा होता है। हम जानते हैं कि स्वर 2 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर यानी अ, छोटी, छोटा ऊ आदि, और दीर्घ स्वर यानी आ, बड़ी, बड़ा ऊ आदि।
तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए या उनका मेल हो तो जो स्वर बनता है वो दीर्घ स्वर ही होता है हमेशा। ये उदाहरण दिखाऊंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा, समझने में आसानी होगी। यहाँ दीर्घ संधि के कई सारे उदाहरण पेश किए गए हैं। ये देखिए, चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर, यानी अ के साथ अगर अ मिले, यानी ह्रस्व स्वर के साथ अगर ह्रस्व स्वर मिले तो भी दीर्घ स्वर बनेगा, आ बन जाएगा। ह्रस्व स्वर के साथ अगर दीर्घ स्वर मिले तो भी दीर्घ स्वर बनेगा। दीर्घ स्वर के साथ अगर दीर्घ स्वर मिले तो भी दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, ये केवल अ के लिए नहीं बल्कि ई और ऊ के लिए भी लागू होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। जैसे छोटी ई के साथ छोटी ई मिलाओ तो भी बड़ी ई बनेगा, छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलाओ तो भी बड़ी ई बनेगा। यानी छोटी यानी ह्रस्व के साथ दीर्घ स्वर तो भी दीर्घ स्वर, दीर्घ के साथ ह्रस्व स्वर यानी बड़ी ई के साथ छोटी ई तो भी दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई के साथ बड़ी ई तो भी बड़ी ई बनेगा। इसी तरह से ऊ के साथ भी। और इनके सारे उदाहरण, कई सारे उदाहरण यहाँ मौजूद हैं। अ प्लस आ कैसे बनता है, इसके दो उदाहरण मैं आपको के सामने डिस्कस करती हूँ आपके साथ। जैसे कृष्ण प्लस अवतार, अ प्लस अ बन गया कृष्णावतार, आ की मात्रा लग गई। उसी तरह से अधिक प्लस अंश बन गया अधिकांश, स्व प्लस अर्थ बन गया स्वार्थ। अ प्लस आ का क्या फंडा है, देव प्लस आलय बन गया देवालय, अ प्लस आ से भी आ ही बनेगा। परम प्लस आत्मा बन गया परमात्मा, स प्लस आकार बन गया साकार। उसी तरह से आ प्लस आ, विद्या जमा आलय बन गया विद्यालय, दया जमा आनंद बन गया दयानंद, महा जमा आत्मा बन गया महात्मा। ठीक है, इसी तरह से आप ई और ऊ के साथ जब स्वर लगते हैं, दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर, उसमें जो परिवर्तन आता है उसके सारे उदाहरणों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये तो हो गया दीर्घ संधि के बारे में विशद रूप से जानकारी, या उसके उदाहरणों की अच्छी तरह से हमने विश्लेषण किया। तो याद रखने वाली बात यह है कि ह्रस्व स्वर यानी अ छोटी छोटा ऊ, और दीर्घ स्वर यानी के आ बड़ी बड़ा ऊ आदि। और भी कई सारे दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं, पर यहाँ दीर्घ संधि के लिए हम इन तीनों को ही अब इन तीनों को लेकर ही पढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं गुण संधि की। गुण संधि में क्या होता है कि अगर अ या आ है, ठीक है, उसके बाद अगर छोटी या बड़ी आ जाए तो दोनों को मिलाकर ए बनता है। इसी तरह से अगर अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों के मेल से ओ बनता है। उसी तरह से अ या आ के बाद अगर री आ जाए तो इन दोनों के मेल से अर बनता है, अर यानी अ आधार। इनके भी उदाहरण यहाँ मौजूद हैं। आपको बस याद रखना है कि अ आ के साथ पहले छोटी बड़ी का मिलाप हो रहा है, फिर उससे ए बना। जैसे कि यहाँ दिया गया है देव प्लस इंद्र बन गया देवेंद्र, यानी अ के साथ ई छोटी, आ के साथ भी छोटी, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र बन गया। उसी तरह से आ के साथ बड़ी, राका प्लस ईश राकेश बन गया। अगला है कि अ या आ के बाद अगर ऊ या मतलब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, यानी दोनों का मेल हो, तो ओ बनेगा। वही यहाँ पर दिया गया है, अ के साथ ऊ या आ के साथ ऊ, अ के साथ छोटा ऊ या अ के साथ बड़ा ऊ, आ के साथ छोटा ऊ या आ के साथ बड़ा ऊ, ओ ही बनेगा।
इसके सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे पर प्लस उपकार परोपकार बन गया अ प्लस उ का उदाहरण। आ प्लस उ का उदाहरण है महा प्लस उत्सव महोत्सव। इसी तरह से अ प्लस बड़ा उ का उदाहरण है जल प्लस उर्मी जलोर्मी। और आ प्लस बड़ा उ का उदाहरण है गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ठीक है। इसी तरह से अ प्लस री या अ या आ के बाद अगर री आए तो अर ही बनता है। अ प्लस री भी अर, आ प्लस री भी अर। जैसे सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। ऊपर और भी कई उदाहरण हैं। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। यानी उदाहरण कहीं से भी आ सकते हैं संधि करने को या संधि विच्छेद करने के लिए। चैप्टर के कहीं से भी या चैप्टर के बाहर के कहीं से भी कुछ भी वर्ड आ सकता है। शब्द आपको देखना पड़ेगा और उसको ज़रा देखना पड़ेगा कि अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण दोनों शब्दों के क्या है, तो उनके युग्म से कौन सी संधि बनेगी, उस हिसाब से आपको संधि विच्छेद करना है या संधि करना है। तो ये था दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में। आगे जो वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि है, स्वर संधि, साथ में जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।